मेरा नाम आफ़ताब नबी है। मेरी पैदाइश पार्टीशन से पहले की है और वालिद साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। आखिरी पोस्टिंग उनकी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एजुकेशन हुई है सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में, कराची ग्रामर स्कूल में। वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ओ लेवल ए लेवल एग्ज़ाम होते हैं वो पास किए। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली मैंने इकनॉमिक्स में, और डिग्री लेने के कुछ अरसे बाद मैंने अंदाज़न कोई 4 महीने के लिए पढ़ाया भी। फिर क्योंकि मुझे अपीयर होना था सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया था यूनिवर्सिटी से और 2-3 महीने मिले थे मुझे तैयारी करने के। पहली अटैम्प्ट में मुझे कस्टम सर्विस मिली, असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम एंड एक्साइज सर्विस, और फाइनेंस एकेडमी वॉल्टन लाहौर में, और आर्मी के साथ ट्रेनिंग। तो वहाँ से टेलीग्राम आया, जब बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था, कि यू आर सेलेक्टेड फॉर पुलिस सर्विस एंड प्लीज़ ज्वाइन इमीडिएटली। मैं पहले तो डिसाइड नहीं कर पाया, फाइनली पेरेंट्स ने कहा कि नहीं ज्वाइन कर लो। तो कराची आया, वहाँ से प्लेन लेके मैं अराउंड मिडल ऑफ दिसंबर 1969 पुलिस एकेडमी। खैर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया सिंध, और सिंध में मेरी पहली पोस्टिंग हुई सक्खर। मैं फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो के एएसपी सिविल लाइंस आया कराची में। एएसपी सिविल लाइन से मेरी प्रमोशन हो गई। फर्स्ट प्रमोशन हुई एडीआईजी कराची लगा में, जो कि समझ लें एसपी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एज स्टाफ ऑफिसर टू द डीआईजी कराची। उसके बाद एसपी सेंट्रल कराची। उस ज़माने में कराची 3 हिस्सों में था, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। इसके बाद में मलीर में भी लगा, हार्बर में लगा, सेंट्रल में भी लगा। देन फिर मेरा ट्रांसफ़र एसपी दादू हो गया, और जुलाई 1980, ये एंड ऑफ जून या अर्ली जुलाई 1980 में मेरी प्रमोशन हो गई एसडीआईजी। इसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई कराची में मैं डीआईजी स्पेशल ब्रांच लगा शॉर्ट टाइम के लिए। फिर बाद में एफआईए में मेरी पोस्टिंग हुई, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, कराची ऑफिस में। तो सिंध में वापस मैं जहाँ सिंध में लग गया, इनिशली डीआईजी स्पेशल ब्रांच। उसके कुछ अरसे के बाद, 2-3 महीने के बाद, एडिशनल आईजी स्पेशल एंड क्राइम ब्रांच वहाँ लगा था। फिर आई थिंक अनदर 4 महीने के बाद में जनवरी 1997 को आईजी सिंध लग गया। ये मेरा पहला टेन्योर था। आईजी साल भर रहा, बीच में लियाकत जतोई की गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टरशिप डिसमिस हो गई थी। मुझे एडिशनल डीजी एफआईए रखा, इंचार्ज ऑफ इमिग्रेशन एंड इकनॉमिक क्राइम, जो कि असल एफआईए का। उसके बाद मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई, तो सडनली एक दिन किदवाई साहब का फ़ोन आया है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है हम दोनों को वापस कराची भेज लें एज आईजी एंड एज चीफ सेक्रेटरी। वो ऑर्डर आ गया, तो वहाँ पोस्टिंग हो गई। 2 साल में रहा फिर आईजी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आफ़ताब नबी है। मेरी पैदाइश पार्टीशन से पहले की है, और वालिद साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। आखिरी पोस्टिंग उनकी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एजुकेशन हुई है सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में, कराची ग्रामर स्कूल में। वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ओ लेवल ए लेवल एग्ज़ाम होते हैं वो पास किए। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली मैंने इकनॉमिक्स में, और डिग्री लेने के कुछ अरसे बाद मैंने अंदाज़न कोई 4 महीने के लिए पढ़ाया भी। फिर क्योंकि मुझे अपीयर होना था सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया था यूनिवर्सिटी से, और 2-3 महीने मिले थे मुझे तैयारी करने के। पहली अटैम्प्ट में मुझे कस्टम सर्विस मिली, असिस्टेंट कलेक्टर
कस्टम्स एंड एक्साइज सर्विस और फाइनेंस एकेडमी वॉल्टन लाहौर में, वहाँ ट्रेनिंग थी। और साल भर 2 अटैम्प्ट्स अलाउड होती थी उस ज़माने में। तो 1967 में मैंने पहली दफ़ा इम्तहान दिया था, रिज़ल्ट आया था 1968 में। 1968 में रिज़ल्ट आने से पहले सेकंड टाइम मैंने इम्तहान दिया था। उसका रिज़ल्ट आया जब मैंने फाइनेंस एकेडमी की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी और आर्मी अटैचमेंट होती थी उस ज़माने में 2-2.5 महीने की। आर्मी अटैचमेंट में मैं उस वक्त था, ये बात है अक्टूबर के करीब की 1969, और मैं था नया छोर में और आर्मी के साथ ट्रेनिंग। तो वहाँ से टेलीग्राम आया, जब बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था, कि यू आर सेलेक्टेड फॉर पुलिस सर्विस एंड प्लीज़ ज्वाइन इमीडिएटली। मैं पहले तो डिसाइड नहीं कर पाया, फाइनली पेरेंट्स ने कहा कि नहीं ज्वाइन कर लो। तो कराची आया, वहाँ से प्लेन लेके मैं अराउंड मिडल ऑफ दिसंबर 1969 पुलिस एकेडमी, सारदा एक जगह था, छोटा सा गांव था बिल्कुल बॉर्डर पे, ईस्ट पाकिस्तान में। जब सारदा था नाटोर सब डिवीज़न में और राजशाही डिस्ट्रिक्ट में। ये कोई जगह थी अंदाज़न 200 मील दूर होगी ढाका से। उसके ऊपर रांगपुर था और उसके ऊपर दिनाजपुर था, वो बिल्कुल जो नॉर्थ पे था। तो ढाका से वहाँ आने का ट्रेन भी लेते थे हम, फेरी लेते थे, फिर ट्रेन लेते थे। ये जो पुलिस एकेडमी थी बहुत पुरानी एकेडमी थी। डच इंडिगो प्लांटेशनर्स थे, इंडिगो जो नील बनाते हैं, उनका ऑफिसर्स का मेस होता था। मेरा ख्याल है उस ज़माने में भी 150 से 200 साल पुराना होगा। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बिल्डिंग, ट्रेनिंग ग्राउंड बहुत बड़ा था। ट्रेनिंग में हॉर्स राइडिंग, पीटी, परेड, ऑब्स्टिकल कोर्स, लॉ क्लासेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस, पुलिस वर्क। अजीब बात यह है कि हमारे बैच में कोई बंगाली नहीं था। 5 का बैच था, तो उनमें से एक 6-8 महीने के बाद सिविल सर्विस में ज्वाइन कर गए, दूसरे फॉरेन सर्विस में। तो हम 3 बचे, 2 पंजाब के थे और मैं कराची का था, और मैं इन तीनों में जूनियर मोस्ट था। ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती थी, हॉर्स राइडिंग हो, चाहे आप कह ले पीटी परेड कह ले। इनफैक्ट सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती थी, जॉगिंग रनिंग करवाते थे 6 बजे। उसके बाद वापस जाके नाश्ता करते थे, रेस्ट की, उसके बाद परेड हो गई। परेड के बाद फिर 2-2.5 घंटे की रेस्ट थी, फिर लॉ क्लासेस शुरू हो जाती थी। साल भर, स्लाइटली मोर देन 1 ईयर। देखिए मैं पहुंचा हूँगा वहाँ 15 या 20 दिसंबर को, और अगले साल 1 जनवरी को 1971 को मैं इन अ वे मैं बहुत लकी हूँ कि 6-7 दिन मैं रहा ढाका में, और रोज़ाना जाता था एयरपोर्ट फ़्लाइट लेने के लिए कराची की। नहीं मिली, सडनली एक फ़्लाइट मिल गई। अगर वो नहीं मिलती फ़्लाइट तो मैं फंस गया था वहाँ। जब अंदाज़ा नहीं था कि इतनी लार्ज स्केल पे होगा, इतने लार्ज स्केल पे होगा, इतना सीरियस सिवियर सिचुएशन होगी। थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो जाता है, बट नॉट एट दैट लेवल, नॉट एट दैट। 1 साल तो रहे, बट हमारी लाइफ कन्फाइन होती थी हमारे परेड ग्राउंड। हमारे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा शाम हम वॉक के लिए निकल जाते थे बाहर। विलेज बहुत छोटा था, कभी कभी राजशाही चले गए, कुछ दोस्त थे वहाँ, नाटोर सब डिवीजन हेडक्वार्टर वहाँ चले गए। कभी कभी टूर्स होते थे हमारे बहुत, ढाका, चिटगांव, रांगामाटी, सिलेट, चिटगांव हिल ट्रैक्स, सिलेट। उस वक्त क्योंकि हम प्रॉबली ये रीज़न भी हो सकता है कि पुलिस में थे और बाहर एक्सपोजर बहुत कम था हमारा, तो उस वक्त कोई इतना सीरियस लेवल का नहीं था कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो या हमें फ़िक्र हो कि यहाँ तो बहुत रिजेंटमेंट है। उस लेवल का नहीं था, थोड़ा बहुत तो था। इस वक्त बहुत ज़्यादा, वो क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा मोनेटाइज्ड
रिलेशंस हो गए हैं। वो ज़माना बिल्कुल डिफरेंट था। आबादी बहुत कम थी, इन्फ्लेशन बहुत कम था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम थी, और पर्सनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा वेटेज होती थी, बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे पर्सनल रिलेशन, वन टू वन या एज अ ग्रुप। अब जो इस वक्त जो सिचुएशन है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है विद इन सर्विसेज, विद इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, नंबर टू अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कंपटीशन, और इन जनरल टर्म्स मॉडर्नाइजेशन के बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। कि कम्युनिकेशन, हमारे ज़माने में क्या था, टेलीफोन भी बहुत कम जगह होता था, अब तो हर जगह लैंडलाइन कोई यूज़ नहीं करता, मोबाइल फ़ोन लोगों के पास दो दो होते हैं। हमसे तो एक नहीं संभलता मोबाइल फ़ोन, लोग दो दो रखते हैं। काफ़ी ऐसी पोस्ट थी। अब शुरू से पहली मेरी पोस्टिंग हुई थी हज़ारा डिस्ट्रिक्ट में अंडर ट्रेनिंग एज एएसपी। 1 साल होता था एकेडमी की ट्रेनिंग, 1 साल होती थी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, जहाँ प्रैक्टिकल पुलिस वर्क होता। उस ज़माने में हज़ारा एक ज़िला था, इस वक्त 5 ज़िले हैं वो, हरिपुर, एबटाबाद, मानसेरा, बटाग्राम, शायद 2-3 ज़िले हो गए, और बड़ी ही खूबसूरत जगह थी, बहुत अच्छी, मैं बहुत खुश था वहाँ। खैर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया सिंध, और सिंध में मेरी पहली पोस्टिंग हुई सक्खर। सक्खर में उस वक्त एसएसपी थे मरहूम दिलशाद नशरुद्दीन, बहुत ही अच्छे ऑफिसर, बहुत नीचे। उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उसके बाद सैयद सादत अली शाह आए। तो एक इंसिडेंट जो उस ज़माने में, जब सैयद सादत अली शाह साहब थे एसएसपी और मैं एएसपी था, वो था हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस कहूँगा। ये था सक्खर जेल राइट्स। सक्खर जेल में हालात कुछ बहुत ख़राब हो गए थे, ग्रुपबाजी हो गई थी, वेपनरी एक्यूमुलेट कर ली थी, डंडे पत्थर। एक ग्रुप था सुपरिटेंडेंट जेल का और एक ग्रुप था डिप्टी सुपरिटेंडेंट का। लकीली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट और अच्छे। मज़हर रफ़ी जो बाद में होम सेक्रेटरी भी बने, सादत अली शाह साहब भी बहुत अच्छे थे। फिर जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो सुपरिटेंडेंट जेल ने आईजी जेल से कहा, आईजी ने होम सेक्रेटरी से, वही जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, तो पुलिस का एक्शन। तो मज़हर रफ़ी साहब भी हमारे साथ थे, सैयद सादत अली शाह साहब भी साथ थे। वहाँ राइट्स बड़े ही सिवियर हो गए। उनके पास वेपनरी थी, छोटी जो कंट्री मेड पिस्टल्स होती हैं जिसमें पेलेट डाल दें, वो तक थे। वो फायरिंग किए। मेरा एसएचओ जो था एनुद्दीन कुरैशी, एसएचओ ए सेकेंड, उसके एक पेलेट लगी आँख पे, यहाँ से एंटर हुई, आँख फूट गई उसको। हालांकि मैं फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गया, बट वो ठीक नहीं पर। सैयद सादत अली शाह साहब जो एडवांस में बिल्कुल आगे आगे थे, उनके सर पे एक बहुत बड़ी पत्थर लगा, कोई 4 से 5 इंच का एक कट, और बड़ी ब्लीडिंग हुई, बट नेवरदलेस हमने कंट्रोल कर लिया। इन द प्रोसेस हमारी एंट्री इनटू द जेल से पहले जो क्लैश हुआ उसमें बहुत कैदी मारे गए थे। तो बड़ा मुश्किल एक ओकेजन था कि जो डेड कैदी हैं उनको सेपरेट करो, वो अलग रखो, ग्रुप्स आपस में क्लैश ना करें, और अल्टीमेटली कंट्रोल हो गया एंड जेल काबू में आ गया पूरा। ये एक बड़ा मेजर इंसिडेंट था। उसके बाद ऑफ एंड ऑन कराची में होते रहते थे इंसिडेंट, बट कोई ऐसा नहीं जिसको मैं कहूँगा कि बहुत ही सीवियर या बहुत वो था। मैं फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो के एएसपी सिविल लाइंस आया कराची में। यहाँ एज एएसपी सिविल लाइन अर्बन एरिया है, बिल्कुल अर्बन एरिया, जहाँ क्राइम भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है कंपेयर टू इंटीरियर ऑफ सिंध। यहाँ भी मैं बहुत लकी था कि जो ऑफिसर्स मेरे बॉसेस थे बहुत अच्छे। एक जावेद कयूम साहब थे, सरोश रऊफ अलवी साहब थे एसएसपी में, एएसपी सिविल लाइन साहब, और उनके बॉस थे जो पोस्ट होती है डीआईजी कराची की, बट वो पोस्ट अबॉलिश करके सीनियर मोस्ट ऑफिसर को लगा दिया था एसएसपी। उनका नाम था गौहर जमान मोहम्मद, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स आई हैव
एवर वर्क विद। बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत सपोर्टिव एंड सख्त भी थे जहाँ होना चाहिए, जहाँ सपोर्ट करना चाहिए वहाँ सपोर्ट भी कर। तो माइनर इंसिडेंट्स होते रहते थे। वर्कलोड बहुत हैवी था। राइट्स को कंट्रोल करना है, जुलूस वगैरह जो आ जा रहे हैं उनको कंट्रोल करना है, देन क्राइम, नॉर्मल क्राइम, थेफ्ट, बर्गलरी, रॉबरी, ये सब चीज़ें थी। ये इस दौरान मैं एएसपी सिविल लाइन से मेरी प्रमोशन हो गई। फर्स्ट प्रमोशन हुई एडीआईजी कराची लगा में, जो कि समझ लें एसपी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एज स्टाफ ऑफिसर टू द डीआईजी कराची। और वो मैं रहा कोई 8-10 महीने। उसके बाद एसपी सेंट्रल कराची। उस ज़माने में कराची 3 हिस्सों में था, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। सेंट्रल ईस्ट एंड वेस्ट से थोड़ा छोटा था, बट आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा था। कि मेरा एक ऑफिस था पुलिस हेड ऑफिस में, दूसरा ऑफिस था मेरा लियाकताबाद पुलिस स्टेशन। लियाकताबाद थाना, न्यू कराची, औरंगी और गुलबहार, जमशेद क्वार्टर, गार्डन, नबी बख्श, ये सब थाने थे। और इट्स वॉज अ ह्यूज एरिया, जो कि उस वक्त मेरी सर्विस थी कोई 3.25 साल। तो उस 3.25 साल की सर्विस के लिए मैं मेहनत बहुत करना पड़ती थी वो करने की। वहाँ रहा मैं। उसके बाद स्ट्रक्चर जो था कराची की पुलिसिंग का वो चेंज हुआ। इंस्टेड ऑफ 3 डिवीज़न के बजाय 7 डिवीजन कर दिए। सिविल लाइंस, हार्बर, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, मलीर और सेंट्रल, ये सब जो 7 डिवीज़न हो गए। तो मेरी पोस्टिंग हुई एसपी सिविल लाइंस। एसपी सिविल लाइन सबसे ज़्यादा डेलिकेट एंड ऐसा एरिया था जहाँ विथ स्पीड एंड एक्शन आपको कंट्रोल करना पड़ता था। गवर्नर हाउस वहीं, चीफ मिनिस्टर हाउस वहीं, असेंबली वहीं है। ऑल डेलिकेट इंस्टीट्यूशन, सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन एंड सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन वर देयर। तो वर्कलोड बड़ा हैवी होता था, बट एडवांटेज वही थी कि बॉसेस अच्छे हों, जो ट्रेनिंग भी आपको दें, समझाएं भी और आपसे काम भी लें एट द सेम टाइम। तो उस लिहाज से मैं बहुत लकी हूँ। वहाँ के बाद, इसके बाद मैं मलीर में भी लगा, हार्बर में लगा, सेंट्रल में भी लगा। देन फिर मेरा ट्रांसफ़र एसपी दादू हो गया। एसपी दादू जब था मैं, तो ये बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, अब शायद डिवाइड हो गई है, बट उस वक्त सुपर हाईवे पे 37th माइल से शुरू होती थी और एंड होती थी कोई 25 मील शॉर्ट ऑफ लाड़काना। महड़ जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट थे, महड़ के आगे फरीदाबाद था, तो वहाँ से लाड़काना 20 मील 25 मील दूर होगा। और बड़ा डिफ़िकल्ट डिस्ट्रिक्ट थी, बट लोग बहुत अच्छे हैं। जितने भी मेरे अभी भी दोस्त हैं वो वही हैं जो वहाँ मुलाकातें हुई, गपशप हुई, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की और वो की। वहाँ उसके बाद मैं 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स था जापान, वहाँ गया, वापस आया। तो अच्छा, वो कोर्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स था, ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ये यूनाइटेड नेशंस एशिया एंड फार ईस्ट इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर, इनिशियल थी UNAFEI, ये था। ये जायका है, जापानीज एजेंसी गवर्नमेंट की, जो इस टाइप के ट्रेनिंग करते हैं। कोलंबो प्लान और जायका का कंबाइंड ये कोर्स था। और वहाँ मौका मिला मुझे फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, फ्रॉम अफ्रीका, फार ईस्ट, चाइना, जापान, इन सब जगह से। तो इन टाइप के कोर्सेज से आपका विजन, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरे सिस्टम की बहुत इम्प्रूव कर जाती। वापस आया तो मेरी फिर पोस्टिंग हो गई एसपी सिविल लाइन। ये है 1980। एज एसपी सिविल लाइन्स कुछ छोटे चेंजेस थे, आबादी बढ़ गई थी, प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे, बट 4 जुलाई 1980 मेरा ख्याल है मेरी पोस्टिंग
हुई होगी दिसंबर 1979 को, और जुलाई 1980, ये एंड ऑफ जून या अर्ली जुलाई 1980 में मेरी प्रमोशन हो गई SDIG। 3 महीने में रहा DIG हेडक्वार्टर, जो कि चीफ स्टाफ ऑफिसर होता है IG का। उस वक्त IG थे अरबाब हिदायतुल्लाह, फ्रंटियर प्रोविंस के, अनदर वेरी गुड टॉप क्लास ऑफिसर। 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि आपकी पोस्टिंग कर रहे हैं हम इन सक्खर रेंज, और वो उस ज़माने के लिहाज से बहुत डिफ़िकल्ट पोस्टिंग रिगार्ड की जाती थी। क्राइम बहुत हाई था उस एरिया में, एरिया भी बहुत बड़ा था, कराची से दूर भी थी फॉर अ कराचीआइट, अदरवाइज तो वो कोई प्रायोरिटी नहीं होती। लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे हैदराबाद जाने का या कराची में ही रह। खैर मैंने IG साहब से कहा जहाँ आपकी मर्ज़ी है मुझे पोस्ट कर दे, आई विल डू माई जॉब। तो वहाँ मैं रहा ऑलमोस्ट 3.5 साल, और वहाँ भी जब तक मैं था, अरबाब हिदायतुल्लाह साहब IG थे। उनके बाद उनका 1980, 81, 82 तक वो थे। एंड ऑफ 82 में उनकी जगह दिलशाद नजमुद्दीन, जो मेरे SSP होते, वो आ गए एज IG सिंध। वो 6, 7, 8 महीने कुछ रहे, उनके बाद ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट आए बशीर सिद्दीकी, ये भी दोनों बहुत ही अच्छे ऑफिसर। ख़ास तौर पे बशीर सिद्दीकी ये शिकारपुर के थे, मेरा ख्याल है पहले सिंधी थे जो उस ज़माने में IG लगे, और बहुत ही सपोर्टिंग, बहुत अच्छे ऑफिसर। इस टाइप के ऑफिसर थे जो खुद पर्सनली आके गाइड करते थे, समझाते थे कि ये प्रॉब्लम जो है तुम्हें इस तरह से हैंडल करना चाहिए था। तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। हालांकि सक्खर डिवीज़न होता है कमिश्नर का, पुलिस का सक्खर रेंज होती है। इसमें जैकबाबाद थी, लाड़काना, शिकारपुर, नवाबशाह, खैरपुर और सक्खर। अब सक्खर है, सक्खर घोटकी, खैरपुर है, नौशेरो फिरोज़ और नवाबशाह हो गया। जैकबाबाद शायद वो भी 2 हिस्सों में है, लाड़काना अभी भी वैसे ही, और शिकारपुर। तो इट वॉज ऑलवेज रिगार्डेड एज अ वेरी डिफ़िकल्ट डिवीजन रेंज। इसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई कराची में मैं DIG स्पेशल ब्रांच लगा शॉर्ट टाइम के लिए। जब मैं DIG स्पेशल ब्रांच था तो ख्वाजा मसरूर हुसैन, जो कि IG थे जब मैं ASP आया सिंध में, उनका फ़ोन आया इस्लामाबाद से कि हम चाह रहे हैं एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर जिसका सिंध है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आ जाए, कराची ऑफिस, तुम राज़ी हो? मैंने कहा मैं राज़ी हूँ, जो फील्ड जॉब करना था मैंने कर लिया। तो मेरी पोस्टिंग हो गई इंटेलिजेंस ब्यूरो में, पॉलिटिकल सेक्शन में, कराची में। और 2 सेक्शन होते थे, काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन और पॉलिटिकल सेक्शन। तो पॉलिटिकल सेक्शन में मैं था। पहले 2 महीने के बाद वो पोस्ट, जो एक न्यू पोस्ट ऐड हो गई वहाँ। पहले 2 पोस्ट थी DIG लेवल की, एक मैं था पुलिस से, काउंटर इंटेलिजेंस मेरे डिप्टी डायरेक्टर जो थे DIG रैंक, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के थे। तो गौहर जमान मोहम्मद की पोस्टिंग हो गई जॉइंट डायरेक्टर, जो कि बहुत ही अच्छा ऑफिसर था। कुछ अरसे साल भर वहाँ रहा, बट इस ज़माने में सैयद सादत अली शाह साहब वापस IG लग गए, वो भी प्रमोट। उनको जैसे ही पता चला मैं IB में हूँ, उन्होंने बुलाया मुझे, उन्होंने कहा तुम मान, यू हैव टू कम एज माई स्टाफ ऑफिसर DIG हेडक्वार्टर। तो ये ट्रांसफर ऑर्डर्स हो गए। वो सेकंड टाइम है, पहली दफ़ा तो DIG हेडक्वार्टर 3 महीने रहा था। इस दफ़ा सादत अली शाह साहब के साथ मैं रहा 2.25 साल। उनका ट्रांसफ़र हुआ तो सलमान खालिक साहब आए, उनके साथ भी 4-6 महीने रहा, 7-8 महीने रहा। जब वो हो गया तो अगेन मैं कुछ अरसे के लिए एज अ डाइवर्सिफिकेशन कहें या चेंज ऑफ डिपार्टमेंट कहें, मैं कुछ अरसे के लिए यहाँ भी रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची में, वहाँ भी रहा था। वहाँ से फिर बाद में FIA में मेरी पोस्टिंग हुई, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, कराची ऑफिस में। उस वक्त जब मैं था तो मेरे बॉस थे
खावर जमान साहब, डायरेक्टर जनरल FIA, जो कि जब मैं DIG कराची लगा हूँ, जब वो IG सिंध थे, तो एज अ एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो डायरेक्टर FIA कराची जोन था, जिसके लिए सिंध होना चाहिए सर, उन्होंने बलूचिस्तान ऐड कर दिया था कि तुम दोनों प्रोविंसेस को हैंडल करो, और इंक्वायरीज वगैरह बहुत मुझे दे दी थी। तो वहाँ मैं रहा हूँ कोई अबाउट 8 महीने। यहाँ सिंध में लियाकत जदोई साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र यहाँ करवा दिया, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट नहीं की, बट एज चीफ मिनिस्टर ही हैड द पावर टू डू इट। तो सिंध में वापस मैं यहाँ सिंध में लग गया, इनिशली DIG स्पेशल ब्रांच, उसके कुछ अरसे के बाद 2-3 महीने के बाद एडिशनल IG स्पेशल एंड क्राइम ब्रांच वहाँ लगा था। फिर आई थिंक अनदर 4 महीने के बाद मैं जनवरी 1997 को IG सिंध लग गया। ये मेरा पहला टेन्योर था। ये साल भर रहा, बीच में लियाकत जतोई की गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टरशिप डिसमिस हो गई थी, तो मैं और ज़ुबैर किदवाई जो थे चीफ सेक्रेटरी सिंध, हम दोनों का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हो गया। मुझे एडिशनल DG FIA रखा, इंचार्ज ऑफ इमिग्रेशन एंड इकनॉमिक क्राइम, जो कि असल FIA का पार्ट होता है इसमें डायरेक्ट, और साल भर तक वहाँ रहा। उसके बाद मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई, तो सडनली एक दिन किदवाई साहब का फ़ोन आया है, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है हम दोनों को वापस कराची भेज लें एज IG एंड एज चीफ सेक्रेटरी, वो ऑर्डर आ गया, तो वहाँ पोस्टिंग हो गई। 2 साल में रहा फिर IG, और उस वक्त मेरा ख्याल है गवर्नर थे मोहम्मद पहले दाऊद पोता साहब थे, एयर मार्शल, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी, वेरी इनफॉर्मल, वेरी लाइकेबल पर्सन, बहुत अच्छे वो थे। उनके बाद मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब आए, वो तो 2 साल में रहा। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स, ये इस्लामाबाद बेस्ड, पिंडी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो DG एंटी नारकोटिक फोर्स है, उनका हेड ऑफिस था पिंडी में, और मैं था नंबर 2 उनके एडिशनल DG या डिप्टी DG। मेरा ऑफिस था इस्लामाबाद में। मैं डील करता था डिमांड रिडक्शन, यानी कि किस तरह से पब्लिक को समझाया जाए या एडिक्ट्स जो उनको समझाया जाए कि ये जो नारकोटिक्स है इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कितने सीवियर है, और किस तरह से उनको उनकी ये आदत एडिक्शन छुड़वाई जाए। तो वो मैंने देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब था, बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग के अलावा चैलेंजिंग जॉब भी था। इसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गया डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो। अच्छा, एक मैं भूल गया था, FIA का तो मैंने बताया इस्लामाबाद में, हाँ, नेशनल पुलिस ब्यूरो डायरेक्टर जनरल, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर था। मेरे बॉस थे सेक्रेटरी इंटीरियर तस्नीम सिद्दीकी, सिविल सर्विस की, बहुत ही कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट एंड अ वेरी वेरी टॉप क्लास ऑफिसर। इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि आई बीन सो लकी कि ASP डे से लेके टिल द टाइम मेरी रिटायरमेंट करीब आई, इनवेरिएबली एक आध के अलावा ऑल माई बॉसेस वर ऑनेस्ट, गॉड फियरिंग एंड वेरी कंसिडरेट इन एवरी वे। यानी कि सिर्फ टोंकना नहीं कि ये ठीक नहीं किया, वो नहीं, समझाना भी, गाइड करना, एडवाइस देना, कैरियर प्लानिंग करना, ये सब चीज़ें हैं जो बॉस में क्वालिटी हो तो आदमी तरक्की करता है। उसके बाद फिर मेरी रिटायरमेंट थी 2006 में। 2004 में मैं डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो था। अच्छा, वो मैं भूल गया बताना आपको, मैं जब डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो था तो उसके साथ साथ मैं एक और इंस्टीट्यूशन जो नया बना था उसका भी डायरेक्टर जनरल था। ये था नेशनल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, जो DNA टेस्टिंग वगैरह करते हैं, और आजकल बहुत ज़बरदस्त इसका रोल है।
तो 2004 में फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया था और कराची वापस आ गया, सेटल हो गया। 2-3 साल तो रिलैक्स किया, उसके बाद मैंने लॉ प्रैक्टिस शुरू की थी, कंसल्टेंसी लॉ प्रैक्टिस, क्योंकि बीच में मेरी इंटरेस्ट थी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से। तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस पे एज एन एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट ऑन दी क्रिमिनल लॉ जहाँ तक ताल्लुक़ है वाइट कॉलर क्राइम का, थ्रू दी स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस इनका, इसमें तो मैं 2000 मेरे ख्याल 7 से लेके 2017-18 तक तो हाई कोर्ट में भी रजिस्टर्ड ला वाइट कॉलर क्राइम पे मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, मोस्टली चेम्बर प्रैक्टिस, साथ साथ कंसल्टेंसी भी थी और स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन 1-2 ब्रोकरेज हाउसेस थे उनका एडवाइज़र भी था, एक बैंक का भी एडवाइज़र था। बट मेरा ख्याल है 2020 में मैंने सब बंद कर दिया ऑफिस, अब टोटल रिलैक्स कर रहा हूँ। देखिए आप सही कह रहे हैं कि कुछ बदनाम भी है वो है, बट इसके रीजंस बड़े कॉम्प्लेक्स भी है। देखिए आबादी इतनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ कहने की बात नहीं। मैन पावर बहुत कम है, पुलिसिंग में जो रिक्वायरमेंट है कम से कम दुगनी होती। अगर आप कंपेयर करें कराची पुलिसिंग की दिल्ली से, बॉम्बे से, न्यूयॉर्क से, लंदन से, तो इट्स नथिंग। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। करप्शन की जो लोग इतनी बात करते हैं, बेसिकली सिचुएशन जो है वो ये है कि क्वांटम ऑफ करप्शन कम होगी पुलिस में कंपेयर टू इनकम टैक्स, कस्टम्स, इरिगेशन, हाईवे, हेल्थ, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है पुलिस है। बट पुलिस वाला जो है एक्सपोजर बहुत है। कराची में 30-40,000 पुलिस वाले होंगे जो चारों तरफ फैले हुए ऑल ओवर सिंध, कोई 1.25 लाख के करीब होंगे। फिर एक पुलिस वाला गरीब सा आदमी है, ट्रेनिंग तो है थोड़ी बहुत, बट एजुकेशन भी बहुत कम है। एक माहौल जहाँ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ ऑलमोस्ट करप्ट, तो ये एक्सपेक्ट करना कि पुलिस ऑनेस्ट रहेगी वो पॉसिबल नहीं है। बट हमारा काम, सीनियर ऑफिसर्स का काम है कि सुपरविजन एंड कंट्रोल से जिस हद तक कंट्रोल हो सकता है करें, और वो करते हैं। बट देन इट इज़ नॉट ऑलवेज सक्सेस। इस वक्त का तो पता नहीं, बट पहले तो बहुत कम होती थी, इस वक्त तो अच्छी खासी बढ़ गई है। बट अगर तनख्वाह बढ़ गई है, रेट ऑफ इंक्रीज इन पे जो है, इट इज़ नॉट एज मच एज द रेट इन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप कभी जाइए, देखिए जब किसी पुलिस वाले की डेथ होती है, हम जाते हैं उसके कारण, जो पुलिस क्वार्टर्स हैं, आप देखिए कितनी बुरी हालत है। 2 कमरे हैं, टॉयलेट गंदा पड़ा है, या पानी लीक कर रहा है या पानी आ नहीं रहा, 8-10 बच्चे हैं, या उसके और कोई रिलेटिव साथ रह रहे हैं जो प्राइवेटली कहीं कोई औरंगी में रह रहा है, कोई कॉलोनीज में रह रहे हैं, बड़ी बुरी हालत हो। हालांकि ये प्रूव करना मुश्किल है, बट द फैक्ट इज तनख्वाह बहुत कम थे, पावर्स बहुत ज़्यादा थे। और जो उस ज़माने में, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जब था तो मैंने थीसिस की थी ऑन द कॉलोनियल पुलिस इन सिंध। 1843 में चार्ल्स नेपियर ने जब कॉन्कर किया था सिंध तो बनाई थी, और 1847 तक ये अंग्रेज़ का ज़माना था। तो मैंने बड़ी डिटेल्ड स्टडी की थी सिंध पुलिस की, और काफ़ी हद तक ये जो आर्ग्यूमेंट है कि तनख्वाह कम, पास बहुत ज़्यादा, ताकि लोकल्स को काबू में रखें, काफ़ी हद तक सही था। देखिए मैं एक बात बताऊँ, स्टार्टिंग विद मैंने बताया ना, मैं ASP सक्खर रहा, बट उस वक्त मेरा ज्यूरिसडिक्शन थी शहर, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन सक्खर के, और रोडियो। बट दिस वॉज अक्टूबर 1971 टू जुलाई 72। उस वक्त भी वंस इन अ वाइल केसेस होते थे, एज SP दादू केसेस होते थे, बट इतनी फ्रीक्वेंसी या इतने हॉरिफाइंग केसेस नहीं थे जो आजकल हो रहे हैं। आप ये देखिए कि महीने में 1 आध केस हो जाता होगा, कहीं कहीं 2 हो जाते होंगे, 3 हो जाते होंगे, बट आजकल अच्छे खासे
बहुत हाई लेवल ऑफ क्राइम बढ़ गई है। रीज़न क्या है? देखिए, द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, उस सिस्टम नहीं काम कर रहा। कोर्ट्स में बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस बहुत बढ़ता जा रहा है, और जजेस की क्या गलती नहीं है? जब जो आदमी विटनेस है वो आएगा नहीं कोर्ट पे, तो किस तरह से होगा? अब सेक्शन 103 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि जो भी सर्च एंड सीजर है, उसमें जो सर्च एंड सीजर रिपोर्ट बनती है, मशीरनामा, उसमें उस एरिया के 2 विटनेसेस जो उस एरिया के होंगे। जब कोई नहीं आएगा तो एसएचओ क्या करेगा? किसी और एरिया के विटनेस को ले लेगा। अल्टीमेटली व्हेन द केस कम्स इन कोर्ट, विटनेस आ नहीं रहा और पेंडिंग पड़ा है। कब तक पेंडिंग रखेंगे? वो करते। जेल की सिचुएशन बहुत ख़राब है। ये एरियाज इनएक्सेसिबल है। जब इंडस हाई फ्लड में होती है, दोनों साइड इंडस के ये एरिया कच्चा, और यहाँ जंगल टाइप की वो है, यहाँ इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, रोड है नहीं, बिजली है नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं। पुलिस स्टेशन बनाए थे बट फ्लड में बह गए वो, फिर बनाने की कोशिश की। काफ़ी जगह अभी भी हैं, काफ़ी जगह नहीं है। पुलिस स्पेशल स्क्वाड्स बने, स्पेशल पुलिस सेक्शन बने जो वहाँ पोस्ट किए गए बने। एक तो जो सिंध में पथारीदार सिस्टम है, कुछ बड़े वडेरे हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, लोग बहुत अच्छे हैं सिंध के, कुछ हैं जो पालते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर एसपी अपना काम कर रहा है, एसपी डीआईजी, तो वो कंट्रोल कर सकता है। अगर वो निगलेक्ट कर रहे हैं काम, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक स्टेज आती है कि बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, बट इतना आसान नहीं है जैसे ये समझा जाता है। ह्यूज एरियाज हैं, स्ट्रेंथ बहुत कम है, दे हैव बेटर वेपन्स देन द पुलिस। फिर बेल पे छूट जाते हैं बहुत सारे जेल ब्रेक करके छूट जाते हैं, बहुत सारे कस्टडी में हैं और वो भाग जाते हैं। नंबर 3 कि बहुत सारे केसेस फेल हो जाते हैं कोर्ट में। जैसे मैंने कहा, एविडेंस देने आ नहीं रहे। जो पुलिस की केस एफआईआर बनी है, वो इफेक्टिवली प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब मुझे याद है कि अभी तो मैं, जिस ज़माने में मैं आईजी था, मेरा जो बेस्ट एसपी था वो एसपी गोडकी भी रहा, एसपी खैरपुर भी रहा, एसपी मलिर भी रहा। वो इस वक्त आईजी है। ही वॉज द बेस्ट। बट इस वक्त डिफ़िकल्टीज तो आ रही हैं। मैं भी इस वक्त लग जाऊँ, आई विल फेस अ प्रॉब्लम। देखिए, इसका इन आइसोलेशन आप पुलिस को ठीक करना चाहे, आइडिया बहुत अच्छा है, बट जब तक आप इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स 4, एक पुलिस, जुडिशरी, अब मैजिस्ट्रेसी तो है नहीं, पुलिस, कोर्ट्स, जेल, रेफर्मेटरी सिस्टम को बिल्डअप करें। कोर्ट्स में स्टडी करें किस तरह से एक्सपेडाइट हो सकते हैं केसेस। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को टाइट करें कि आपको इतने टाइम में आपको इफेक्टिव केस बनाना है। विटनेसेस को कॉन्फिडेंस दें। अब विटनेस कहते हैं हम क्यों जाएं, पुलिस ये करती है वो करती, कोर्ट में जाते हैं तो 6 दफ़ा जाएं, नहीं, टाइम ज़ाया होता है। बट फिर भी आपका सिस्टम तो यही रहेगा, आपको जाना है, फिर से जाना है। सुपरविजन, कंट्रोल, गाइडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, इतने प्रॉब्लम्स हैं विद इन द पुलिस, इतने फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। पुलिस अभी भी इट इज़ एन अटैच डिपार्टमेंट विद द होम डिपार्टमेंट। इतने मामले होते हैं जो हमारे ज़माने में हो सकता है अभी भी हो, मेरा ख्याल है काफ़ी, कि विद इन दी होम डिपार्टमेंट वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। वहाँ से अगर निकलवाते हैं पर्सनल विजिट के बाद, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़े रहते हैं। ट्रेनिंग है फ्रॉम द डे पुलिसमैन इज रिक्रूटेड। रिक्रूटमेंट में बड़ी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, इतने ज़्यादा आ जाते हैं। देन द डिसीजन टू रिक्रूट
बहुत दफ़ा मैंने देखा है ये लिया जाता है, स्ट्रेंथ कम है, हम तो ट्राई कर रहे हैं ले लें, बट सडनली द चीफ मिनिस्टर गेट्स एन आइडिया कि ये अच्छा है, इस वक्त मैं पॉपुलर हो जाऊंगा इलेक्शन के लिए और रिक्रूटमेंट कर दूँ, MPs आएंगे और उनको रिक्रूटमेंट का कोटा कुछ दे दिया जाएगा। तो जब रिक्रूटमेंट पॉलिटिसाइज हो जाएगी और इनकी इन्फ्लुएंस किस हद तक IG कराची में बैठ के टोटल कंट्रोल करेगा, वो भी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर IG, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एनीवन टू हैव एन वेरी वेरी इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल होता है कहीं नॉमिनल, कहीं इफेक्टिव। तो किस तरह, तो फ्रॉम डे वन स्टार्ट से रिक्रूटमेंट सिवियर प्रॉब्लम है, वो कंट्रोल। नंबर 2, जो पुलिस ट्रेनिंग को स्कूल में जाते हैं कॉन्सेप्ट, वहाँ की ट्रेनिंग, अब हमारे ज़माने में इट वॉज सो ऑब्वियस कि हमने रिक्रूट सेलेक्ट करके पुलिस ट्रेनिंग, यहाँ राइट्स शुरू हो गए, मैन पावर बहुत कम है, उन्हीं रिक्रूट्स को बुला लिया ड्यूटी पे। पता चला कि जो 9 महीने 12 महीने की ट्रेनिंग होना चाहिए, उन्होंने से 4 महीने तो रहे थे ट्रेनिंग, बाकी उनकी ड्यूटी कराची, हैदराबाद, सक्कर, जहाँ भी है वो होती नहीं। तो जब बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, देन ट्रेनिंग इन फायर आर्म्स वो भी बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग इन लॉ, ट्रेनिंग इन पुलिस वर्किंग। हमारे ज़माने में इतने नहीं थे, बाहर से इतने नहीं थे। ग्रेजुअली ये प्रोसेस थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। अब किस हद तक कितने हैं ये मैं नहीं कह सकता, कुछ लास्ट 8-10 साल तो मैं कम्प्लीटली आउट ऑफ टच हूँ, बट आप जो कह रहे हैं कुछ हद तक बिल्कुल सही है। कितने हैं आई जस्ट डोंट नो। फर्क तो डेफिनेटली पड़ना चाहिए, एडवांटेजेस भी बहुत हैं बट कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज तो यही है कि ही विल नो व्हाट इज़ हैपनिंग, उसके कॉन्टैक्ट होंगे। डिसएडवांटेज ये है कभी बदला उतारना है उसे अपने दुश्मन से, रिश्तेदारों में झगड़ा हो गया, उनको पकड़ के बंद कर दिया, कहीं कुछ और हो गया, क्रिमिनली इंक्लाइंड है तो उसे पता है कहाँ पैसा मिल जाएगा मुझे का। तो दोनों एडवांटेजेस हैं। कंट्रोल करें और वो काम होता है डिस्ट्रिक्ट SP का, कंट्रोल करें तो हो जाता है। वही विद ऑल द प्रॉब्लम्स जो हमारे ज़माने में हम देखते थे, जो प्रॉब्लम्स होते थे वो प्रॉब्लम है, बट एक अच्छा ऑफिसर आ जाता है, एवरीथिंग चेंज। वही लोग जो आगे शिकायत करते थे हमारे पास आके तारीफ़ें करते कि आप क्यों हटा रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं करें, बहुत अच्छा है SP। ये भी होता है, थे बट इतना नहीं थे हमारे ज़माने में। 2-3 हुए थे जहाँ बिजनेस रिकॉर्डर रोड पे आग लगा दी थी, बट कोई किलिंग हुई थी उसके बाद हुई। इस टाइप के मेरा हाल है 2-3, एक ये जो ब्रिक कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी कहते हैं ना, वहाँ एक आध इंसिडेंट हुआ था। एक आध इंसिडेंट गुरु मंदिर पे किसी की, ये जो बहुत बड़ा वो है सेंटर गुरु मंदिर पे बिलौरी, वहाँ कोई सीरियस इंसिडेंट हो गया था। तो बिजनेस रिकॉर्डर रोड और जितनी जमशेद क्वार्टर रोड और जो बंदर रोड की तरफ जा रहा है सेक्शन, वहाँ चारों तरफ सीरियस सिचुएशन। बट उसके अलावा मेरा ख्याल है मैं तो था 2001 तक, इंसिडेंट्स हुए थे 3-4, मेरा ख्याल है शायद वही था, बट इतना मुझे कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं याद आ रहा। मेरे दौर में हुआ था अनफॉर्चुनेटली। अब कुछ समझ में नहीं आया उस केस में। देखिए वो सुबह सुबह जाते थे कि सईद वाले केस में हम वी वर कम्प्लीटली शॉक्ड कि सुबह 6 बजे शायद वो जाते थे, बंदर रोड से फिर लेफ्ट टर्न लेते थे और वहाँ एकदम से फायरिंग कुछ हो गई। मेरा ट्रांसफ़र उसी के बाद हुआ था। मेरा ट्रांसफ़र हुआ, DIG थे मुश्ताक शाह, बहुत ही अच्छा ऑफिसर, उनका ट्रांसफ़र हुआ। SSP थे यहाँ, मेरा ख्याल SP थे, ये क्या नाम है उसे, चीमा, और SHO थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ऑल्दो क्लिफ्टन का जुरिसडिक्शन में नहीं मर्डर हुआ, बट ही वॉज असाइंड दी फारूक अमान। ऑल 3 वेरी गुड टॉप क्लास ऑफिसर, इन सब का ट्रांसफ़र हो गया था। अल्टीमेटली मेरी जगह राना मकबूल साहब आए थे, नवाज शरीफ साहब को कॉन्फिडेंस था उनमें और वो हो गया। मुझे बड़ी अच्छी पोस्टिंग दी गई थी
इस्लामाबाद में कुछ देखिए, इंसिडेंट हुआ, उसके विद इन अ वीक तो ट्रांसफ़र हो गया। मैं इम्प्रेशन मुझे ये थी कि बड़ा कॉम्प्लेक्स का मामला है। एक आदमी जो कि 80-85 ईयर्स ओल्ड थे ना, कि एंड कोई उनके दुश्मन नहीं, कोई उनके बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत ही यानी कि जिन्होंने वेलफेयर का बहुत किया हो, और किसी के साथ जाती नहीं की, कुछ भी नहीं किया, फिर भी मर्डर कुछ समझ भी नहीं आया। और जो एक्यूज पकड़े, हमारा तो ट्रांसफ़र हो गया, इस्लामाबाद में था, पता चला महीने 1.5 महीने में कोई एक्यूज पकड़ लिए थे, वो बाद में एक्विट हो गए। बट साल भर के बाद जो असल एक्यूज थे वो पकड़े गए स्वात से, जहाँ तक इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, जो मैंने सुना था कि स्वात में कुछ पकड़े गए थे और वो सही एक्यूज निकले, बट वो केस तो ऑलरेडी चालान हो चुका था और एक्विट हो चुका था, तो वो अरेस्ट हो गए, नलिफाई हो गया। ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि 1 हफ्ते ही तो मैं था और फिर ट्रांसफ़र हो गया। इतना अजीब केस था कि वो जो बड़ी वैन, नॉर्मली जो इस टाइप के मर्डर होते हैं, मोटर बाइक पे एक चला रहा होता है, पीछे बैठा होता है, या तो पिस्टल जो छुप जाए, या ऐसी गन ऑटोमेटिक जो चादर ऊपर पहन ली वो रख के। ये एक इतना अजीब केस है कि जो 12 सीटर वैन होती है वो इस्तेमाल की गई, और 5-6 दिन के बाद या कुछ अरसे के बाद वो वैन जहाँ से IIH चुंद्रीगढ़ रोड शुरू होती है, और वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, शाहीन कॉम्प्लेक्स, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस भी थी, और साइड इस वक्त JS बैंक है, तो वो साइड जिस तरफ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, उसके वहाँ सामने खड़ी हुई है, और उसके अंदर 25-30 बुलेट्स के एमटीज पड़े हुए। इस टाइप के केस मैंने तो कभी नहीं ना देखा, ना सुना, ना इन्वेस्टिगेट किया, और कि साल भर के बाद वो जो रियल एक्यूज थे वो पकड़े गए थे। तो आई हैव नेवर, इट इज़ वन केस इन माय एंटायर कैरियर जो मैं नहीं समझ पाया, और अगर मुझे ट्रांसफ़र नहीं होता, मैं कोशिश करके, बट विद इन अ वीक आई वॉज ट्रांसफर्ड आउट। और जो 3 ऑफिसर्स ट्रांसफ़र हुए जो मैंने पर्सनली असाइन करके वो किया था, मुश्ताक शाह रूरल सिंध का बहुत ही अच्छा ऑफिसर, IG भी रहे बाद में, चीमा फ्रॉम पंजाब, अनदर वेरी गुड ऑफिसर, फारूक अमान फ्रॉम पंजाब, अब तो वो मेरा ख्याल है रिटायरमेंट के बाद MPA भी बन गए। तो ये 3 ऑफिसर्स, दिस वर द बेस्ट आई हैड, ऑल 4 ऑफ अस वर ट्रांसफर्ड। 1990s में हुए होंगे, बट वाइल आई वॉज DIG कराची जब ले, मेरा फिर ट्रांसफ़र हो गया था ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 4.5 साल। उस 4.5 साल में 1 साल मैंने गुजारा यहाँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, 1 साल गुजारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो उस दौरान जब ये क्राइसिस सिचुएशन थी और इस टाइप की एलिगेशन हो रही थी, ब्लेम गेम था, प्लस सीरियस इंसिडेंट्स हो रहे थे, मैं ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में था, तो आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ टच विद दिस थिंग। बट कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे। आई रिमेंबर, आई रिकलेक्ट, देयर इज एन ऑफिसर 1 year सीनियर टू मी, अफजल अली शिगरी, ब्रिलियंट मैन, बहुत अच्छा, ही वॉज IG सिंध, और बहुत अच्छा कंट्रोल किया उन्होंने सिंध में, सिंध पुलिस में बहुत अच्छे ऑफिसर्स रहे हैं। वाइल आई वॉज ट्रांसफर्ड आउट एंड आई वॉज इन द ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। तो उस ज़माने की ये बातें हैं, ऑल बिग सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम है। अभी मेरा बेटा टर्की से करके आया बैचलर ऑफ बिजनेस एड, हम हर 2-3 महीने बाहर रहते थे, आ जाते थे यहाँ, फिर रहते थे। इन द लास्ट 5 years में कोई टोटल टेन्योर ऑफ कभी 3 महीने, कभी 4 महीने इस्तांबुल में, 2.5 साल के करीब रहा हूँ। वाई, यही मंशा, हर यूनिवर्सिटी में, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ऑल ओवर, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो अब सिचुएशन नहीं है जो हम जब स्टूडेंट थे वो ज़माना था। अब ड्रग्स इतनी कॉमन हो गई हैं। मेथ एक ड्रग है, आइस
आइस भी कहते हैं, बहुत ही डेंजरस ड्रग। अब हैश या क्या है चरस, हैश भी कहते हैं, ये सब तो बड़ी हैश माइनर चीज़ है। इतनी सीरियस ड्रग्स हो गई हैं, इतने टैबलेट्स और वो हर जगह मिल रहे हैं। यहाँ बहुत स्कूलों के बाहर मिलते हैं, कहीं कॉलेजेस के बाहर, और ये नहीं कि कराची में, इस्तांबुल में मैं देखता था, न्यूयॉर्क, लंदन, एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब दिस डज नॉट मीन कि पुलिस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, बट आप कहीं पकड़ते हैं, फाइन होके वो निकल आता है, या जेल महीने 2 महीने के बाद निकल आता है। तो परसिस्टेंट एफर्ट जब हो सकती है, जब स्पेशलाइज स्क्वाड्स हो, जब इतनी इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ होगी, तो स्पेशलाइज स्क्वाड कहाँ से बनाएंगे आप? नंबर 2, फिर उनके रिसोर्सेज कहीं ना कहीं से बेल के लिए आ जाते हैं लोग, बेल देने उनको। जैसे स्मगलिंग है, बेसिक तो काम है कस्टम्स का, कुछ हद तक रेंजर्स का, कुछ हद तक और एजेंसीज का, बट फिर भी हो रही है या नहीं हो रही? हाउएवर दिस डज नॉट मीन कि ये नारकोटिक्स भी जस्टिफाइड है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये भी नहीं, कंट्रोल तो करना है। और अगर पकड़ा भी जाएगा विद इन आवर्स छूट जाएगा। ये हो रहा है इन एक्चुअल फैक्ट, बट क्योंकि पुलिस का एक्सपोजर इतना है, तो एवरीवन टेंड्स टू ब्लेम द पुलिस। अब यू कांट ब्लेम देम, क्योंकि उनकी नॉलेज भी लिमिटेड है। उनको बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो नॉन बेलेबल हैं, बहुत लंबी, जिसमें पुलिस बेल नहीं दे, कोर्ट से होती है। वो कहते हैं पुलिस पैसे खा गई और छोड़ दिया, बिकॉज दे हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। ये भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डीपोलिटिसाइज करना है पुलिस को, बट वो किस तरह से हो सकती है? व्हेन अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, policing, law and order, control of crime, and all these jails etc. are under the chief minister. आप इस वक्त लकी हैं कि इस वक्त अच्छा चीफ मिनिस्टर है आपका, और वो जो मैंने सुना है फ्रॉम एसपीज एंड डीआईजीज कि सपोर्ट करते हैं। बट अगर चीफ मिनिस्टर कोऑपरेट नहीं करे, तो आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाएंगे? जब तक वहाँ से, अच्छा नंबर 2 देखिए, जब तक कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश के अंडर थी पूरा इंडिया बिफोर पार्टीशन, तो अंग्रेज ने लॉज ऐसे बनाए जिसमें रिप्रेशन एंड ऑपरेशन था, यानी कि किसी भी बहाने से आप अरेस्ट कर सकते। 144 की वायलेशन है, ये बंदूक कैरी कर रहा था, हजारों सेक्शंस थे। दैट वाज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द कॉलोनियल पावर टू कंट्रोल द पीपल। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया सेपरेट हो गए, गवर्नमेंट्स बन गई वो सब। तो अगर वही कानून, वही स्ट्रक्चर, वही सिस्टम अंग्रेज के लिए बड़ा यूजफुल था, तो अब पॉलिटिशियन के लिए यूजफुल, तो वो क्यों मॉडिफाई करेगा? कितने 15-20 पुलिस कमीशन तो आए, रिफॉर्म एंड रीऑर्गेनाइजेशन, जो असल चीज़ है चेंज करना चाहिए, वो नहीं हो पाते। नाम, अब डिस्ट्रिक्ट एसपी की जगह आप कहते हैं डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, पीपीओ, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर आएगी, तो इससे कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगी ना। एक डिपार्टमेंट जहां 98 और इवन 99% पर्सनल आर द कॉन्स्टेबुलरी, विच मीन कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, आप ये एसआई वगैरह भी गिन लें, 98 और 99%, तो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? सिपाही, उसकी एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी हाउसिंग, उसकी मेडिकल, उसकी कैरियर प्लानिंग। हाउसिंग की आप हालत देखिए, इतनी बुरी हालत है, इतनी मेडिकल नेग्लिजेंट, बिल्कुल नहीं, और कैरियर प्लानिंग भी नहीं हो पाती। बेहतर देखिए हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हर चीज़, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कराची में देखिए थोड़ी पुलिस स्ट्रेंथ बढ़ाए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बढ़ाए, सिलेक्शन ऑफ पोस्टिंग्स वो ज़रा सोच समझ के करें, सुपरविजन एंड कंट्रोल, डीएसपी सुपरवाइजरी ऑफिसर है, एडिशनल एसपी है, एसपी है, एएसपी और डीएसपी सेम लेवल, ग्रेड 7, एडिशनल एसपी है, एसपी है, एसएसपी है, डीआई, ये सब है। इन पे थोड़ा प्रेशर डालें ताकि वो ज़्यादा टाइट सुपरविजन करें, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, जो चीफ सेक्रेटरी का काम।
ये भी इम्प्रूव हो कि पुलिस के मामले प्रपोजल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिले नहीं हो, वो रिजेक्ट नहीं हो, जो जेन्युइन है वो सब हो। एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे एक आपने एक स्ट्रेंथ किसी पुलिस स्टेशन की बढ़ा दी तो कब तक चलेगा? आपको बहुत माइक्रो लेवल पे भी टैकल करना है, मैक्रो लेवल पे भी करना है, रिफॉर्म करना है, लॉज जो कॉलोनियल डेज के हैं वो भी चेंज करना है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अभी भी पुलिस रिमेन्स एन अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ द होम डिपार्टमेंट। रूल्स ऑफ बिजनेस में है ये, रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज करें, मेक इट एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट so that directly the IG is accountable and he has to be taken to task, and selection by merit, by performance, reward by merit। कस्टम्स को रिवॉर्ड मिलता है, इनकम टैक्स को रिवॉर्ड मिलता है, यहाँ भी दिलवाए। एक नंबर 2, एक 30-year पर्सपेक्टिव प्लान बनाए, इन 5 साल का 6 ऐसे प्लान कि इन द फर्स्ट 5 years हम ये इम्प्रूवमेंट लाए, नेक्स्ट 5 years ये लाएंगे। ट्रेनिंग का अलग, आपके पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में बहुत ही मेजर रिक्वायरमेंट है कि इंस्ट्रक्टर्स और फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करें, उनका अलग। आपकी ट्रांसपोर्ट, आपकी वायरलेस सिस्टम, अब इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गई, लोग इतने, लगता है मोबाइल फ़ोन, वो एक कंपनी है स्वीडन में एरिक्सन, उसके रिसीवर है, उसमें सब जितनी वायरलेस पे टॉक हो रही है वो सुनते रहते हैं लोग। तो प्लान पहले तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज कि रियलाइज एंड रिकग्नाइज द शॉर्टकमिंग्स एंड फ्लॉज इन द सिस्टम। जब वो हो जाए तो उनकी एनालिसिस हो और किस तरह से और किस स्टेज में हम टैकल करेंगे। आप इतने मैसिव प्रॉब्लम्स हैं कि आप एक वक्त में सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव प्लान बनाएं। इतनी NGOs हैं जो प्रिजन्स में इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, आई वर्क विद देम। इतनी हैं जो कोर्ट्स में कर रहे हैं, कुछ हैं जो पुलिस में भी कर। CPLC है, इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। जिस ज़माने में मैं SP था, आई रिमेम्बर, उस ज़माने में हमारी तो बहुत अच्छी कोऑपरेशन थी। जमील यूसुफ साहब थे, ब्रिलियंट मैन, बहुत बड़ी मेहनती आदमी थे। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी ये है हमारी। द फर्स्ट 5 years हम ये करेंगे, नेक्स्ट 5 years ये करेंगे, थर्ड 5। एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाएं, और सिर्फ प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा, आप उस प्लान को एक इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम रखें, एक प्रोसीजर रखें, एंड दैट जो कमेटी हो जो एसेस करेगी इम्प्लीमेंट, इट शुड बी सेपरेट, not under the police, not under the judiciary, not under the jail department। फिर पब्लिक को रियलाइज़ करें कि तुम्हारा अपना रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है, एविडेंस तो तुम्हें देना है। पुलिस वाले का एविडेंस, कानून में ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 पुलिस वाले एविडेंस देते हैं, वो मान लिया जाता है। हमारे यहाँ 2 सेक्शन है, सेक्शन 161 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, और सेक्शन 164 क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 161 है, उसमें पुलिस स्टेटमेंट इज़ नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सेक्शन 164 है, स्टेटमेंट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इट इज एक्सेप्टेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो पेंडेंसी पड़ी रहेगी, हर केस पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो रियलिस्टिक अप्रोच लाए। अब अगर ये कोई कहता है कि पुलिस में करप्शन बहुत है इसलिए स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कौन सी डिपार्टमेंट ऑनेस्ट है पाकिस्तान में? लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जेन्युइन प्लानिंग, सेपरेशन ऑफ असेसमेंट, जो इम्प्रूव कर रहा है उसकी असेसमेंट कहीं और से होना चाहिए। अब इतना ज़बरदस्त प्लान्स बनाए थे, मुझे याद है हमारे IG खावर जमान थे, गौहर जमान, अरबाब हिदायतुल्लाह, मलिक नवाज, ये सब बड़ी कोशिश करते रहे इम्प्रूवमेंट में, हमने खुद कोशिश, बट आगे नहीं बढ़ पाते। एट सम स्टेज और द अदर बड़ा सीरियस स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू रियलाइज कि अल्टीमेट बदनामी तो गवर्नमेंट की हो रही है। अगर पाकिस्तान बदनाम है इंटरनेशनल लेवल, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पुलिस। हर चीज़ में हम रॉक बॉटम में, इज इट बिकॉज ऑफ द पुलिस? तो एक रियलिस्टिक अप्रोच हो, एप्रिशिएशन सिस्टम अलग हो, आपका एनालिसिस एंड
रीऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अलग हो और वो कोऑर्डिनेशन करें, बिटवीन डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाती, ये है। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो इम्प्रूवमेंट, जैसे मैंने कहा, एक ज़िले में विद द सेम प्रॉब्लम एक अच्छा ऑनेस्ट एफिशिएंट ऑफिसर आता, देयर इज अ विजिबल चेंज। मैंने जैसे बताया, ये आईजी इस वक्त जो है मेरे एसपी थे, एंड आई केप्ट ऑन पोस्टिंग हिम ऑन बेटर प्लेसेस बिकॉज आई रियलाइज कि ये जहाँ जाते हैं इम्प्रूवमेंट आ रही है तो होगा। इफ एवरीवन पुट्स इन हिज लिटिल बिट कि हाँ मैं भी मेहनत करूँगा, मेरी मेहनत से इम्प्रूवमेंट आएगी, तो 100% इम्प्रूवमेंट होगी। और पब्लिक कोऑपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट। इसीलिए मैंने जहाँ भी रहा हूँ, मैं था वहाँ मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग, फिर मेरे एसपीज थे, मुझे याद है हैदराबाद में मौज़म जहाँ अंसारी थे, डीआईजी थे, साउथ गौहर थे, दोनों ब्रिलियंट ऑफिसर, बड़ा मेहनत की उन्होंने, काम किया, इम्प्रूवमेंट आई। लोग खुद आके कहते थे कि आपका वो एसपी बहुत अच्छा है, आपका डीआईजी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया।